प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास संदर्भित है 31 अगस्त को संपन्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सेकेंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली के जीएस के प्रश्नों के उत्तर से। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि 31 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का जो भी पेपर उपलब्ध हुआ है अभी उसमें पूरे प्रश्न जीएस के नहीं है। लगभग 12 से 13 प्रश्न जो है उसमें मिसिंग है। अगर किसी के पास ऐसी पीडीएफ हो जिसमें जीएस के सभी 38 प्रश्न हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसे जो है सेंड कर दें। अगर ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है तो जो भी विद्यार्थी आज 31 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा दिए हैं वो जीएस के जो भी प्रश्न हैं उनकी एक फ़ोटो खींच करके साफ हमारे पास जो है सेंड कर दें, जिससे कि मैं उसका उत्तर आपको बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए वो जब मिलेगी तो उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं 31 अगस्त उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सेकंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली के जीएस के प्रश्नों के उत्तर की। तो जो पहला प्रश्न जो हमारे पास पीडीएफ है उसमें प्रश्नों की संख्या शुरू हो रही है 58 से, लेकिन 5 कटा हुआ है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 8। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये भी प्रश्न इन्होंने रिपीट किया है। मैंने सुबह ही आपको बताया था जब मैंने 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट की वीडियो अपलोड की थी प्रश्नों के उत्तर की, तब मैंने आपको कहा था कि आप देख के जाइए, एक दो क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी प्रश्न उन्होंने रिपीट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत हुई होगी इसका आंसर खोजने में। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 352। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई। 4 ऑप्शन है इसमें और इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, यानी डी, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा पुस्तक वार एंड पीस लिखी गई और ये 1869 में ये प्रकाशित हुई। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो जब से जीएसटी आ रहा है तब से मैं आपको बता रहा हूँ उत्तरों में कि जीएसटी के 4 प्रकार बताए गए, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी। तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो है क्यू जीएसटी, ये इस जीएसटी का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है। तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और आयात और निर्यात से संदर्भित है और ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो कोटा यानी कि ए ऑप्शन सबसे सुटेबल है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। इसमें बी ऑप्शन है राज्य उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो राज्य उत्पाद शुल्क राज्यों द्वारा लगाया जाता है। इसमें आप शामिल कर सकते हैं समझने के लिए जैसे अल्कोहल उत्पाद, तो वो उस पर जो शुल्क लगाता है वो राज्य लगाता है, इसी को राज्य उत्पाद शुल्क कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ए, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। और ये अधिनियम जो है बना, सुरक्षा अधिनियम, ये बना 1978 में। ठीक है, अभी भी ये लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं साइबर आतंकवाद। सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा जीवाश्म ईंधन की बात इसमें की गई है। तो जीवाश्म ईंधन में प्राकृतिक गैस भी आएगा, पेट्रोलियम भी आएगा। ठीक है, यूरेनियम को हम अलग रखेंगे, लेकिन सबसे अधिक बिजली उत्पादन के लिए जिस जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग करते हैं वो है कोयला, यानी इसका सही आंसर होगा डी, कोयला। अगले प्रश्न की बात करें तो शुरुआत होती है एक स्पेस से। यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, जिसे कहते हैं जीउस। ठीक है, अगला प्रश्न नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो नीति आयोग जो बनाया गया, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया और इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहिनी अट्टम केरल। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया यानी त्वचा कैंसर का कारण है। तो अगर हम इसको प्रदूषण के हिसाब से देखें तो ओजोन अवक्षय यानी ओजोन का जो क्षय हो रहा है, और ओजोन का काम यह है कि सूरज से आने वाली
अल्ट्रावायलेट किरणों को और हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेना, और वो जब ओजोन का जिस जगह पर क्षय हो जाता है वहाँ से वो किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, और जब इंसान इनके संपर्क में आता है तो उसे त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ठीक है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने ही समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा डैश खो देती है और किसी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है, जिसे हम कहते हैं मुद्रा मूल्य। ठीक है, तो मुद्रा अपना मुद्रा मूल्य खो देती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ है मिसप्रिंट, एक जगह मिसप्रिंट तो नहीं कहेंगे, सॉरी, जो ऑप्शन आपको उलझाएगा वही 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, दूसरा है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, तीसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, और डी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। यहाँ पे ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो प्रारंभ हुआ, ठीक है, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दिया नहीं हुआ, इसलिए अपना सबसे सटीक आंसर क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो वो व्यक्ति है रवि कन्नन, एक चिकित्सक है, कैंसर चिकित्सक हैं, और इनकी जो इन्होंने समाज सेवा के संदर्भ में काफ़ी काम किया है, इस वजह से इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो 1987 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना हुई, और एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार इसे कहा जाता है, और साथ ही साथ एशिया के नोबेल उपनाम से इसे सम्मानित किया जाता है, या कह सकते हैं संबोधित किया जाता है। व्यास का प्राचीन नाम, तो यहाँ व्यास नदी का प्राचीन नाम पूछा है, तो वितस्ता झेलम का, परुशड़ी राबी का, अस्किन चेनाब का, यानी सी बिपाशा व्यास का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से थोक मुद्रास्फीति के उप समूह हैं? तो यहाँ पे जो थोक मुद्रास्फीति के उप समूह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो सबसे सही आंसर निकल के आएगा वो होगा डी, खाद्य मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया जो प्रारंभ किया गया, इसका मेन उद्देश्य था कि नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, यानी नई नई चीज़ों को शामिल करना। जो भी व्यक्ति नए उद्यम लगाना चाहता है, वो नई चीज़ें लगाना चाहता है उद्योग के संदर्भ में, वो आए, सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो दांतों का इनेमल। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। अगला प्रश्न, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ही राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ठीक है, अपने पास ये 80 नंबर क्वेश्चन है, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है, इन्होंने 1891 ईस्वी में बास्केटबॉल की खोज की थी। अगला प्रश्न, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्मिशिंग। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम? मुझे लगता है कि लगभग जितने विद्यार्थी बैठे होंगे उसमें से 90% लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, पलाश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पलाश के पहले उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प था वो था ब्रह्म कमल, अब वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन पे ध्यान ले जाइए, चारों ऑप्शन पे अगर हम ध्यान ले जाते हैं तो इसका सबसे सही आंसर जो सही आंसर निकल के आता है वो है डी, या भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, समुद्र में चलने वाली धाराएं 2 तरह की होती हैं, एक होती है ठंडी धारा और एक होती है गर्म धारा। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पे लैब्राडोर जो धारा है वो ठंडी धारा है, बाकी उत्तरी अटलांटिक अपवाह या बहाव ये गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धारा है, कुरोशियो ये गर्म धारा है, और लैब्राडोर ठंडी धारा है। इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाता है ए। ठीक है, और एक और यहाँ पे जो है ऑप्शन बन रहा है, यानी कि विवादित ये क्वेश्चन हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि इसमें जो 3 धाराएं दी हुई हैं, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, तो ये 3 धाराएं जो है अटलांटिक महासागर की हैं, और एक कुरोशियो जो धारा यहाँ पे दी गई है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की है। ठीक है, तो इस आधार पे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा और अच्छा होता तो एकदम स्पष्ट होता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ठंडे और गर्म के आधार पर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लैब्राडोर ठंडी धारा है और कुरोशियो उत्तरी अटलांटिक अपवाह
या बहाव, और गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धाराएं हैं। ठीक है, लेब्राडोर वो धारा है, टाइटैनिक को याद करिए, टाइटैनिक जहाज इन्हीं जल धाराओं की वजह से जो एक हिमखंड बना था जिससे टकरा करके टूटा था। ठीक है, इसलिए इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। ठीक, यानी कि उसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है। तो चारों ऑप्शन पे आप ध्यान ले जाइए। तो डी ऑप्शन है कपास। कपास क्या है? प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, तो वो उनका नाम है सीवी रमन। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, 1930 में सीवी रमन को जो है भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर है बेल्जियम, और बेल्जियम का ब्रुसेल्स शहर। ठीक है, ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में 27 देश हैं यूरोपीय संघ में। पहले 28 देश थे, लेकिन ब्रिटेन ने जो है अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया है, इसलिए देशों की संख्या इस समय हो गई है 27, और 1993 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस नेता के जन्मदिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका भी काफ़ी सरल क्वेश्चन रहा ये। 89 का सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है। ठीक है, रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स, अगर अंग्रेजी में आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक, यानी ये कह सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ठीक है, मतलब अभी गेहूं उपजाया तो फिर उसके बाद कोई और फसल बो दी जाती है, फिर उसके बाद कोई और फसल बो दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यानी मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो वो है डॉक्टर नीरज मित्तल, या कह सकते हैं 91 का सही आंसर है ए नीरज मित्तल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न इतिहास से है। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन है मीर कासिम, यही आपका सही आंसर है। बक्सर की लड़ाई की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में गंगा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। इसमें हेक्टर मुनरो के हाथ में अंग्रेजी सेना की कमान थी, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती, इन तीनों में ध्यान रखिएगा। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम दूती ये इस समय मुगल सम्राट था। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना थी, और हेक्टर मुनरो अपनी अंग्रेजी सेना लेकर के अकेले था, जिसमें हेक्टर मुनरो की विजय होती है। और इस युद्ध को इस संदर्भ में भी याद किया जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी जड़ें भारत में जमा ली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। अगले प्रश्न की बात करिए, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित अवधि में समान विषयों का अध्ययन करता है। तो वो है अनुदैर्ध्य। ठीक है, यहाँ सिर्फ जान लीजिए कि अनुदैर्ध्य, ज़्यादा गहराई में हम यहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि शोध का विषय है, क्यों ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जा रहा है ये समझ से परे है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। तो ये रहे 31 अगस्त सेकेंड शिफ्ट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, यानी ये भी कह सकते हैं कि 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के आखिरी प्रश्न पत्र के GS के प्रश्नों के उत्तर। आप सभी अपने अपने उत्तर मिला लें और अपना आकलन कर लें। कल मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुबह 10 बजे तक या 11 बजे तक प्रस्तुत कर दूंगा। हाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि जिसके पास 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर हो, अगर PDF में हो तो PDF सेंड कर दें, नहीं तो जो परीक्षा देकर के आए हैं वो GS के प्रश्नों की अच्छी सी फोटो खींच करके जो साफ आए वो हमारे पास सेंड करते हैं, जिससे कि उसका भी पूरा उत्तर बताया जा सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब इंतज़ार रहेगा आपको रिजल्ट का, उसके पहले आएगी आंसर की। अब जो भी होगा वो अब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप एक काम करिएगा कि अपनी तैयारी को ऐसा ही अनवरत जारी रखिए। तैयारी इस वजह से ना बंद करिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, तैयारी चलते रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस उम्मीद के साथ कि सब अच्छा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।